आज हम लोग अर्श चिकित्सा को पढ़ेंगे। ये चरक चिकित्सा स्थान का 14 चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 13 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी शुरुआत हमने रसायन से किया था। रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, अपस्मार, उन्माद, काफ़ी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे आते हैं उन चैप्टरों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो आज हम अर्श चिकित्सा पढ़ेंगे। इसके पहले काफ़ी गैप हो गया है मित्रों, क्योंकि थोड़ा समय अभाव था। क्योंकि अब आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में जो है पहले हम लोग कहते थे अध्यापक हम लोगों से कहते थे कि पढ़ाने के अलावा सरकार हमसे सारा काम कराती है। तो हम लोगों की भी कंडीशन है कि चिकित्सा कराने के अलावा सरकार हमसे सारा काम कराना चाह रही है। तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। उदर रोगों के बाद अर्श रोग की चिकित्सा की गई है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उदर रोग और अर्श रोग ये दोनों जो मुख्यतः मंदाग्नि की वजह से उत्पन्न होते हैं। वैसे तो शरीर में हमारे जो भी रोग उत्पन्न होते हैं सबका कारण मंदाग्नि होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, अगर हमारी अग्नि मंद है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से आम बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो आम होता है इसका आयुर्वेद में काफ़ी बताया गया है कि आम की कंडीशन क्या होती है। ज्वर में भी इसका प्रयोग बताया गया है, निराम ज्वर है, साम ज्वर है, इस तरह से। तो वही कारण यहाँ बताया गया है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो उसका प्रकार है। तो देखिए, चरक चिकित्सा स्थान में चरक जी ने बताया है कि 2 विधान अर्शास, मतलब जो अर्श होता है वो 2 प्रकार का होता है और इसके 2 कारण बताए हैं। 2 कारण कौन कौन से बताए हैं? एक तो देखिए सहज अर्श होता है, सहजानी, और दूसरा होता है उत्तर कालज। सहज अर्श क्या होता है? ये हमारे जन्म के पहले उत्पन्न हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्र शोणित का जब संयोग होता है उसी समय ये अर्श उत्पन्न होता है। अगर शुक्र या शोणित में कोई कमी है, कोई उसमें माल फंक्शनिंग है, तो उसके वजह से सहज अर्श उत्पन्न होता है। और जब हमारा जन्म हो गया, जन्म के बाद में माता का जो आहार विहार है या जो हमारा आहार विहार है उसके वजह से जो उत्पन्न होता है वो होता है उत्तर कालज अर्श। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तत्र द्विविधो बीजोत्पातो माता पितरोपचार पूर्वकृत चाकर्मा। तो देखिए, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि जो शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ का विकास होता है, तो उसी समय अगर शुक्र या शोणित में कोई कमी पाई जाती है तो उससे सहज अर्श उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, हिंदी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उत्पन्न होने के मूल कारण ही विकृत होता है तो सहज अर्श होता है। इसमें बीज आर्तो, देखिए बीज से यहाँ पे स्पर्म लिया गया है, शुक्र आप कह सकते हैं इसको। बीज आर्तों की दृष्टि में 2 कारण होते हैं, वही है माता पिता का अपचार और जो है, तो ये चीज़ें होंगी। तो 2 प्रकार इन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सुश्रुत जी ने बताया है उन्होंने दोषों के आधार पे बताया। उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, और क्या बताया है? रक्तज एक बताया है, और सहज। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से थोड़ा सा हम तुलनात्मक अध्ययन में करते चलेंगे। और एक इन्होंने जो है सन्निपातज भी बताया है। तो इस तरह से इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली और चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 24 में सुश्रुत जी ने व्याधि समुद्देशीय अध्याय में इन्होंने अर्श को आदि बल रोगों में काउंट किया है। सहज अर्श को इन्होंने आदि बल रोगों में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। अर्ध पंचांगुल अवकाशे, यानी कि जो ये गुद का जो एरिया बताया गया है कि गुद कितने भाग में फैला हुआ है जिसमें अर्श होता है, तो वो क्या है? अर्ध पंचांगुल अवकाश से। इसको हिंदी में 4.5 अंगुल कहते हैं।
ये भी देखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्श के दूसरे कौन कौन से हैं। तो चरक और सुश्रुत दोनों लोगों ने अलग अलग माना है। चरक ने 3 माना है अर्श के दूध से, तो इसको हम शॉर्टकट से याद करेंगे ममता। ममता ममता से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मेद मांस त्वक, और सुश्रुत ने माता माना है मांस और त्वचा। आगे बढ़ते हैं। दूध से भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। चरक ने 3 माने हैं, सुश्रुत ने 2 माने हैं। चरक का हम याद रखेंगे शॉर्टकट से ममता, मांस मेद त्वचा, और सुश्रुत ने जो माना है वो 2 माना है, उसको हम याद करेंगे माता। माँ से क्या हो जाएगा, मांस, और ता से हो जाएगा त्वचा। अब देख लीजिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। सहज अरसों के अंकुर का स्वरूप। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कान चिदंत मूर्खानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सहज अर्स होते हैं उनके मुख भीतर की ओर होते हैं। ये देखिए, जिनका मुख भीतर की ओर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सहज अर्सों के जो मुख होते हैं वो भीतर की ओर होते हैं। अब हम सहज अर्सों के लक्षण को भी देख लेते हैं कि सहज अर्स के जो लक्षण होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या उसमें सिम्टम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रचुर विद्वात मूत्र पुरुष शर्करा आसमान। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। शुष्क भिन्न वर्चा, ये सब चीज़ें आती हैं। एक कूड़प गंधी है, तो सहज अर्स कैसा होता है, कूड़प गंधी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें परिकर्तिका और प्रवाहिका दोनों लक्षण मिलते हैं, और परिकर्तिका और प्रवाहिका आगे भी हम पढ़ेंगे, कई जगह पे आया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। हृदय अंध्रोलेपा, मतलब हृदय के ऊपर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चीज का लेप हो। और देखिए ये सून पहाड़ी पाद बदन अच्छकूटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सून, सून मतलब जो है स्वेलिंग आता है, पहाड़ी हमारे हाथ हो गए, पाद हमारे पैर हो गए, बदन है शरीर हो गया हमारा, अच्छकूटा जो हमारे आँखें होती हैं, और उसमें जो कोटर जिनको कहते हैं उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है। तो ये चीज़ें देखिए कई जगह आपको मिलेंगे चिकित्सा स्थान में, ऊन पहाड़ी पाद अच्छकूटा। तो ये कहाँ कहाँ आता है उसको आप रिलेट करके थोड़ा देख लीजिए। ये तो ग्रहणी में आएगा, सिरोरोग में आएगा, और मृतिका भक्षण जन्य पांडु में भी यही सिम्टम मिलता है, और जो पांडु के लक्षण में भी आया हुआ है वही चीज़ यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के कारण तथा संप्राप्ति बताया गया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जनरल चीज़ें हैं वही आया हुआ है। शीत आंबु स्पर्शा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो शीत अम्बु होता है, शीतल वायु है, उसके स्पर्श से भी जो है अर्थ के उत्पन्न होते हैं। और विषम कठिनासन, जो विषम आसन होता है, जैसे आजकल हम लोग कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो यह उत्कट आसन हो गया। ऐसे आसन जिसमें हमारी शरीर रिलैक्स नहीं रहती है और एक ही आसन में हम बैठे रहते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है। प्रमिता नपा तुला, अल्प भोजन करने वालों को भी होता है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन रेज होता है जब हम पूरी मात्रा में फूड का कंजप्शन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते रहते हैं। अब देख लीजिए, ये जो यहाँ पे वातजार्स के लक्षण बताए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल चीज़ें हैं। तीक्षणाग्नि वक्राणी, देखिए वात का तो वही लक्षण ही होता है कि विषम टाइप का होता है, कोई उसका स्वरूप नहीं है, तो वही है वक्राणी, इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा वक्र होता है, तीक्ष्ण होता है, और विषम विस्तानी, और जो ये फैला हुआ होता है वो विषम टाइप का होता है। इस पुराण, ये सब चीज़ें हैं। प्रवाहिका देखिए यहाँ भी आ गया है, अभी हम लोग सहज अर्थ में भी पढ़े थे प्रवाहिका, और देखिए वातज अर्थ में भी आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब यही चीज़ें मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, पूछा गया कि प्रवाहिका किन प्रकार के अर्सों में पाया जाता है, और उसमें ऑप्शन दे दिया 4-5, तो उसमें चूज करके आपको बताना रहेगा कि प्रवाहिका जो वातज अर्स में पाया जाता है और सहज अर्स में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वात प्रधान अर्सों के कारण बताए गए हैं। तीक्ष्ण मद मैथुन सेवनम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण मद मैथुन सेवन अगर हम करते हैं तो हमको क्या होगा, वात प्रधान अर्स होगा हमको,
ये इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन पूछा गया है। तीक्ष्ण मद मैथुन सेवनम। तीक्ष्ण चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तीक्ष्ण मद हम इस्तेमाल करते हैं, मैथुन ज़्यादा करते हैं। अगर इनका सेवन हम करते हैं तो हमको वात प्रधान अर्श होने की पूरी संभावना रहेगी। अब पित्तज अर्श के लक्षण बताए गए हैं। देखिए, पित्त गर्म होता है तो इसमें स्वेद तो निकलना है, ये वही कहा गया, स्वेद बहुलानी सभिन्न पित्त हर्ष। देखिए जनरल चीज़ें हैं, मृदु शिथिल सुकुमार, तो इसमें जो अर्श होता है वो मृदु होता है, शिथिल होता है, सुकुमार होता है, तो पित्तज में मिलता ही है। जो चीज़ें जनरल चीज़ें होती हैं उसको कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, वैसे नहीं इसको स्किप कर सकते हैं आप। अब देखिए, पित्तजन अर्श कारण ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिसिरो, कभी कभी देश काल और सिसिरो, तो देखिए कोटेशन देके पूछ लेते हैं तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो शिशिर से हम लगा देते हैं, क्योंकि पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि जो अर्श होते हैं उसके कारण होता है, जो शीतल वायु है उसके स्पर्श से होता है। तो इस तरह से इसमें आशिश्रु आया हुआ है, तो पित्तजन जो अर्श होता है उसमें आशिश्रु है, यानी कि उष्ण चीज़ों के सेवन से हमको पित्तज अर्श होने की संभावना रहती है, तो इसमें आशिश्रु है, इसको हम ध्यान देंगे। संधि विच्छेद करने पे आशिश्रु आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कफज अर्श के लक्षण बताए गए हैं। बहुप्रतत पिंजर श्वेत रक्त पिच्छा श्रवाणाय। देखिए ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये किस अर्श का लक्षण है, तो हमको बताना है कफज अर्श का लक्षण है। परिकर्तिका भी इसमें देखिए, परिकर्तिका यहाँ भी आया है और सहज अर्श में भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान देना है कि जो परिकर्तिका का लक्षण मिलता है वो हमको सहज अर्श में मिलता है और कफज अर्श में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कफज अर्श के कारण बताए गए हैं। अव्यायाम, मतलब जो व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं और हमेशा बिस्तर पे पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, उनको जो है कफज अर्श होता है। अब देखिए यहाँ प्रागवात सेवा बताया गया है, तो यह ठंडी या शीतल वायु का सेवन जो ज़्यादा करता है उसको भी कफज अर्श होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कफ का गुण होता है उसमें शीतलता तो इंक्लूड होती ही है, शीत होता है वो, तो वही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। अर्श का पूर्व रूप बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्यस्य कुच्छिराटोप एवचा, तो ये कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्यस्य च कुच्छिराटोप एवचा, तो ये देखिए यही लक्षण बताया गया है गृहिणी में भी। ये देखिए यहाँ पे अभी अर्श का पूर्व रूप में बताया गया, विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्यस्य कुच्छिराटोप एवचा, लेकिन ये लक्षण जो है गृहिणी में भी आता है। कुछ तो इसमें से जो है गृहिणी के पूर्व में बताए गए हैं और कुछ लक्षण में भी बताए गए हैं, तो जब हम इसके बाद में गृहिणी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कंपेयर करके देखेंगे। कार समदगार बहुला, वो आदमी कृष हो जाता है और उसमें उद्गार ज़्यादा होते हैं। अल्प विटकता, अल्प विटकता मतलब ये हुआ कि जो उसमें मल जो होता है कभी आता है कभी नहीं आता है, इस तरह से बातें होती हैं। इसमें हिंदी देख लेते हैं। और एक का ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, गृहिणी दोष पांडु आशंका, तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। क्या है, गृहिणी रोग पांडु रोग एवं उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका बनी रहती है इसमें। अब देखिए आते हैं अर्श में त्रिदोष का प्रकोप। अर्श में त्रिदोष का प्रकोप, वैसे तो कई डिजीज हैं जो त्रिदोषात्मक होती हैं, लेकिन जिसमें जिस दोष का उसमें बहुलीकरण होता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है पंचात्मा मारुता। पंचात्मा मारुता यानी कि अब पंचात्मक मारुता, पित्तम कफो गुदवलियम, पांचों प्रकार की वायु, पांचों प्रकार के पित्त और पांचों प्रकार के कफ जो होते हैं वो गुदवलियों में स्थित हो जाते हैं, आश्रय कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्श का उत्पन्न होता है। अब देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पंचात्मा मारुता आया हुआ है, जबकि गुल्म में अभी हम लोग इसके पहले चरक चिकित्सा स्थान के गुल्म अध्याय में पंचात्मक प्रभवा पढ़े थे।
तो ये थोड़ा-सा इसमें शब्दों का हेर-फेर हो जाता है, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसको यहाँ पे थोड़ा-सा बता दिया गया है कि पंचात्मक मारुतः जो है ये अर्स में आया है और पंचात्मक प्रवाह गुल्म में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है असाध्य अर्स के लक्षण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि जो अर्स को बताया गया है, साध्य कौन से अर्स होते हैं, असाध्य कौन से होते हैं और कृच्छ्य साध्य कौन से अर्स होते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा देख लेना। हस्ते पादे मुखे नाभ्या गुदे वृषणोस्तथा सोथो हस्त पार्श्व शुक्लम च अर्सोस सहजानि दुर्दोषा निचाने चांतरम वलियम। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो असाध्य अर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। असाध्य अर्स, पहला तो ये है कि अगर तीनों दोषों से उत्पन्न हो रहे हैं, त्रिदोषज जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। और दूसरा क्या है, अभ्यंतर वली में जो स्थित होते हैं, अभ्यंतर वली। देखिए जो गुद होता है हमारा वो 3 लेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। एक तो ये सबसे बाहरी हो गया, ये मध्य वाला हो गया, और एक अभ्यंतर वली होता है। ये जो सबसे अंदर वाला होता है ये अभ्यंतर वली होता है। इस अगर वली में अर्स उत्पन्न होता है तो वो असाध्य होगा, ठीक है। और मध्य वली में उत्पन्न होता है तो कृच्छ्य साध्य होगा, और सुख साध्य होगा। अगर सबसे बाह्य वली में स्थित है तो वो सुख साध्य होगा। तो यहाँ पे क्या है, असाध्य कौन कौन से हो गए, एक तो त्रिदोषज हो गया, दूसरा अभ्यंतर वली में स्थित हो गया, और तीसरा जो होता है वो सहज होता है। जो अनुवांशिक अर्स होता है या सहज अर्स होता है वो असाध्य होता है। अब हम आ जाते हैं कृच्छ्य साध्य पे। कृच्छ्य साध्य अर्स कौन से होते हैं, तो कृच्छ्य साध्य अर्स देखिए एक तो हमने अभी तुरंत बताया आपको कि जो मध्य वली में स्थित अर्स होता है वो कृच्छ्य साध्य होता है। और दूसरा कौन सा कृच्छ्य साध्य होता है, जो 1 वर्ष पुराना होता है। 1 वर्ष पुराना अर्स भी जो होता है वो कृच्छ्य साध्य होता है। तो कृच्छ्य साध्य 2 हो गए। पहला तो हो गया जो मध्यवली में स्थित है, और दूसरा हो गया 1 वर्ष पुराना। 1 वर्ष पुराना जो अर्स है वो, तो वही यहाँ पे दिया भी होगा। ये देखिए द्वंद्वाजा ने द्वितीय वाले और कृच्छ्य साध्य। तो देखिए जो द्वंद्वज अर्स हैं और द्वितीय वली में स्थित है। द्वितीय वली यानी कि जो मध्य वली है, और जो 1 वर्ष पुराना है, परिसंवत सारणी जो 1 साल पुराना है। तो ये 3 प्रकार के जो अर्स हो गए ये कृच्छ्य साध्य हो गए। एक तो क्या है, द्वंद्वज अर्स हो गया, और जबकि तीर्थोत्सव जो था वो असाध्य था। द्वंद्वज वाला क्या हो गया, कृच्छ्य साध्य हो गया। और सुख साध्य, सुख साध्य भी जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सुख साध्य प्रतियोगी परीक्षा में कभी पूछा नहीं गया है, ना आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है। सुख साध्य वही होगा जो जिसमें कम दोषों, एक दोषों से उत्पन्न होता है और सबसे बाह्य बलि में स्थित है। तो इतना हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब यह है शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग वही कर सकते हैं जिनको इसका अच्छा ज्ञान हो। अर्स के भेद यहाँ बताए गए हैं। तो अर्स के भेद 2 बताए गए हैं। एक तो शुष्क अर्स हो गया और दूसरा आर्द्र अर्स हो गया। तो इसी प्रकार का वाग्भट्ट जी ने भी बताया है। वाग्भट्ट ने भी 2 डिवीजन बताए हैं अर्स के, एक शुष्क अर्स और दूसरा इन्होंने बताया है आर्द्र अर्स, ठीक है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है जो शुष्क अर्स होता है वो वात में श्लेषम बहुलानी, मतलब वात और कफ का इसमें बहुलता होती है। शुष्क अर्स में क्या होता है, वात और कफ की बहुलता होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ कफ आतर चीज़ों के लिए आता है, इसलिए हम कंफ्यूजन में आके थोड़ा सा गलत कर देते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें वात कफ है। और श्रावी जो होते हैं या आर्द्र आर्स जो होते हैं उसमें रक्त पित्त बहुल होता है। यही इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था।
और अर्स में स्वेदन कर्म करना चाहिए, शुष्कार्स में स्वेदन कर्म करना चाहिए। चूँकि शुष्क होते हैं तो उसमें थोड़ा-सा ढीलापन लाने के लिए स्वेदन कर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्स में धूपन का प्रयोग बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कृष्ण, सर्प, वराह, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको। काले सर्प की चर्बी, सुअर की चर्बी, ऊँट की चर्बी, चमगादड़ की चर्बी, इन सब चीज़ों की जो है गुद प्रदेश में मालिश करना चाहिए। इसके बाद अर्स पर धूम लेना चाहिए। मनुष्य के सिर के बाल, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा-सा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें भी अर्स में भी धूपन का प्रयोग बताया गया और अपस्मार में भी धूपन का प्रयोग बताया गया है। लेकिन अपस्मार में जो धूपन का प्रयोग होता है वो विषैली चीज़ों का होता है, और उसको थोड़ा-सा रिलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों में अगर डिफरेंशिएट करके पूछा गया तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए अपस्मार का हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है इसमें, इस प्लेलिस्ट में, तो उसको देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए अब तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया गया है। तक्रारिष्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी वातज और कफज व्याधि होती है तो उसमें तक्र का प्रयोग हम करते हैं। तो अब तक्रारिष्ट का वर्णन चूँकि यहाँ पे आया है, तो तक्रारिष्ट अर्स का रोगाधिकार है। अब पूछा जाए कि तक्रारिष्ट का रोगाधिकार क्या है, तो हम बताएंगे अर्स है। जो कि रोगाधिकार का मतलब क्या हुआ? रोगाधिकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जिस डिजीज़ में, मान लीजिए यहाँ पे अर्स की बात चल रही है, ज्वर की बात चल रही है, जिस डिजीज़ में जिस योग का वर्णन किया जाए, उसके बनाने का, उसके प्रयोग का, तो वो उसका रोगाधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे तक्रारिष्ट जो है अर्स का रोगाधिकार हुआ। अब तक्र को हम जानते ही हैं कि उष्णवीर होता है, और जो हमारा कफवातज जो व्याधि होती हैं, कफ या कफवात जो अर्स होता है उसमें हम तक्रारिष्ट का प्रयोग करते हैं, चूँकि उष्ण होता है, और कफ और वात जो है शीत होते हैं, तो विपरीत गुण की वजह से जो है उसका तक्र जो है समन करता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, वात श्लेष्मा हर्षम तक्रात परम नास्ते वैसजम। क्या है इसका मतलब? कि वात श्लेष्मा अर्स में तक्र से अच्छा कोई भी औषधि नहीं है। और इसका सेवन कब कब करते हैं? 7 दिन पे करते हैं, 10 दिन पे करते हैं, 15 दिन पे करते हैं, और 1 मास में के अंतराल पर करते हैं। ये भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। वही चीज़ें यहाँ भी बताया है कि वातम संतम चाप निवर्तते थे ना से तकरात के जो कफवातजम, वही चीज़ें हैं, कोई बार बार वही चीज़ें बताई गई। इसलिए वात और कफजन रोगों को दूर करने के लिए तक्र से बढ़कर अन्य दूसरी औषधि नहीं है। आगे बढ़ते रहते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट छूटे ना। अब देखिए यहाँ पे नागरात घृत है। नागरात घृत का प्रयोग जो है अर्स में बताया गया है, और नारायण चूर्ण का प्रयोग आप सभी जानते हैं, उदर रोग में बताया गया है। इसके अनपान पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुष्क अर्स में निरूह बस्ती का प्रयोग बताया गया। भाई इतना ही आप ध्यान रखिएगा कि शुष्क अर्स में निरूह बस्ती का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं इसमें। दसमूल के क्वाथ में, दसमूल का पहले हम क्वाथ बनाएंगे, उसमें गोदुग्ध मिलाएंगे, गोमूत्र मिलाएंगे, स्नेह मिलाएंगे, तेलीय घृत, सेंधा नमक, मदन फल आदि द्रव्यों को मिलाकर निरूह बस्ती देनी चाहिए। वो किसमें देंगे? शुष्क अर्स में देंगे। अभयहरिष्ट तो आप जानते ही हैं कितना व्यापक इसका प्रयोग किया जाता है अर्स में। तो अभयहरिष्ट, अभय पर्याय होता है हरितकी का, आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ होता है हमको? अभयहरिष्ट में पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या मिला होता है, तो हम सोचते हैं कि अभयहरिष्ट है तो हरितकी है, तो प्रमुखता से अब अभया ही मिला होगा, हरितकी ही मिला होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आंवले की मेन कंटेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हरण का छिलका बीज रहित आधा प्रस्थ है, और आंवला को 1 प्रस्थ में मिलाया गया है। तो आंवला देखिए ज़्यादा है, आंवला 1 प्रस्थ है, और अभया जो है आधा प्रस्थी है, और 200 पल गुड़ मिलाया गया है। अब दंत्यारिष्ट, दंत्यारिष्ट में इसका भी प्रयोग अर्स में किया गया है, दंती का मूल इसमें मिला होता है। फलारिष्ट का भी प्रयोग बताया गया है इसमें। और देखिए कनकारिष्ट, कनकारिष्ट का भी प्रयोग अर्स में हम करते हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? कनकारिष्ट
देखिए इसमें षटकोण वाले सा का प्रयोग आया हुआ है, सा आया हुआ है, तो उससे हम अर्स को रिलेट कर लेंगे कि कनकारिष्ट रिष्ट, तो इसमें देखिए सा आया हुआ है षटकोण वाला, तो उससे हम अर्स को रिलेट कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, कनक बिंदु रिष्ट। कनक बिंदु रिष्ट जो होता है कुष्ठ में इसका प्रयोग होता है। इसको कैसे हम याद करेंगे? देखिए जो बिंदु बिंदु कुष्ठ में क्या होता है, पैचेज पड़ते हैं ना, बिंदु बिंदु वाली चीज़ें होती हैं। तो जब कनक बिंदु अरिष्ट, तो बिंदु आ गया ना, पैचेज की बात हो रही है, तो ये कुष्ठ ही होगा। ऐसे हम इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए कनकासो का भी यहाँ देख लेते हैं। कनकासो जो है एकाश्वास में प्रयोग किया जाता है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, तुलनात्मक पढ़ना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, उससे रिलेट चीज़ें देख लेते हैं। शुष्क अर्थ में मत्स्यों का प्रक्षालन बताया गया है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भांग के पत्तियों को जल में पकाकर गुनगुना गर्म जल में शौच को प्रक्षालन करना चाहिए। देखिए रक्तार्स में चिकित्सा सूत्र बताया गया है। जो रक्तार्स होते हैं उसमें कैसे हमको चिकित्सा करनी है। अगर रक्तार्स में वात का अनुबंध है, रक्त आर्स, सबसे पहली बात तो रक्तार्स होना चाहिए। उसमें अगर वात का अनुबंध है तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार तथा औषध द्वारा चिकित्सा करना हितकर होता है। देखिए वात का अनुबंध है तो इसमें स्निग्ध दिया जा रहा है, तो समझ में आता है, चूँकि वात जो है रुक्ष होता है, तो स्निग्ध गुण की वजह से जो है उसका वात का शमन करेगा। लेकिन शीतल क्यों दिया जा रहा है? शीतल देने से तो वात का और प्रकोप होगा, चूँकि वात भी शीत होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि रक्त उष्ण होता है, इसलिए इसको दिया जाता है। देखिए इसलिए दोनों जगहों पे जो है शीतल आहार विहार दिया गया है। इसलिए दिया गया क्योंकि ये रक्त का गुण उष्ण होता है, तो उसको ये शमन करता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि वात का अनुबंध है तो स्निग्ध देते हैं, और अगर कफ का अनुबंध है तो रुक्ष देते हैं। देखिए पित्त अधिकृत रक्तार्स के चिकित्सा पित्त और कफ की अधिकता का लक्षण रक्तार्स में देखकर शोधन का प्रयोग करना चाहिए। तो शोधन किस में हम करते हैं? पित्त और कफ की अगर अधिकता है रक्तार्स में तो हम शोधन करते हैं, वमन और विरेचन देते हैं। रक्त का स्राव बंद नहीं करना चाहिए। देखिए रक्त का स्राव मान लीजिए अगर हम बंद कर देते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बताया गया है यहाँ। प्रारंभ में रक्त रुकने के संभावित रोग, रक्तपित्त हो जाएगा, ज्वर, तृष्णादिक, मंदाग्नि, अरोचक, सूल, खुजली, अपान वायु, मूत्र और मल का रुकावट। वही चीज़ है कि शुरू प्रारंभ में जो है अगर रक्तार्स है उसमें से रक्त निकल रहा है तो उसको हमको रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकेंगे तो इतनी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए अब बताया गया अर्स में स्नेह का प्रयोग। देखिए वात प्रधान तथा छेड़ दोष वाले व्यक्तियों के अर्स के मस्सों को रक्त निकलता है तो वात प्रधान होने से स्नेह साध्य होता है, अतः पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्ती के द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। तो क्या है कि अगर वात प्रधान अर्स है तो उसमें हमको स्नेह देना है, और क्या करना है? पान, अभ्यंग और अनुवासन का प्रयोग करना है। तीन चीज़ों का देखिए वात प्रधान अर्स में प्रयोग किया गया है। पहला क्या है? पहला है इसमें पान, दूसरा है अभ्यंग, और तीसरा है इसमें अनुवासन बस्ती। तो क्या हमने देखा कि जो अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है वो वात प्रधान वाले अर्स में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्स में स्नेह का प्रयोग। अर्स में जो स्नेह का प्रयोग होता है वो वात प्रधान में करते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धर्म काले प्रवर्तते, यत् तो पित्तलोण रक्त धर्म काले प्रवर्तते स्तंभनीयते धन का चेदा कफ अनुगम। क्या है? धर्म काल का मतलब क्या होता है कि गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में। यदि गर्मी के दिनों में पित्त प्रधान होने से रक्त का स्राव अर्स की नसों से निकलता तो निश्चित रूप से बंद करने योग्य होता है, पर वात या कफ का अनुबंध ना हो। देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वात या कफ का जब अनुबंध होता है रक्तार्स में तो उसमें जो रक्त को हम बाधित नहीं करते हैं, रक्त को निकलने देते हैं। जबकि यहाँ क्या कहा गया है कि अगर गर्मी के दिनों में पित्त प्रधान होने से रक्त का स्राव नसों से हो रहा है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि रक्त का स्राव हमको बंद कब करना है? जब गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में पित्त प्रधान अर्स है तो उसमें जो रक्त निकलेगा उसको हम बंद करेंगे। कंडीशन इसमें दी गई है कि वात या कफ का अनुबंध ना हो, केवल जो है उसमें पित्त का अनुबंध हो या पित्त प्रधान हो, तभी हम उसमें जो रक्त स्रावित हो रहा है उसको हम बंद करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुटजा रिष्ट का यहाँ प्रयोग किया गया है। कुटजा आदि रस क्रिया का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें बकरी के दूध या मंड के साथ पीने से रक्तस्राव बंद होता है। देखिए स्तंभक चीज़ें हैं, बकरी का दूध भी स्तंभक होता है, रक्त स्तंभक होता है और मंड भी स्तंभक होता है। तो बकरी का दूध या मंड के साथ पीने से रक्तस्राव बंद होता है और बकरी के दूध से ही साली चावल का भात खाना चाहिए। देखिए स्तंभक कुटज होता ही आप सभी जानते हैं कि कुटज घनवटी का हम प्रयोग करते हैं अतिसार वगैरह में। क्यों? क्योंकि वो स्तंभक होता है और अतिसार को रोकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और स्तंभक क्या होता है, एक मोचरस भी है, वो भी स्तंभक होता है, आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रक्तार्स में किस तरह के अन्न का प्रयोग किया जा रहा है वो बताया जा रहा है यहाँ। साली धान्य का चावल हो गया, कोदो का भात और मिलाकर खाने को देना चाहिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए रक्तार्स में रक्त का प्रयोग किया गया है। रक्तार्स से पीड़ित जिन रोगियों में, देखिए रक्तार्स है तो रक्त का क्षय तो होना ही होना है। तो ऐसे रोगियों में हमको क्या करना है कि बकरे के अंतराध्य मध्य शरीर का मांस या कलेजा कह सकते हैं आप, उसके साथ जो रक्त मिला के उसको देना है। मतलब रक्त को हम एक्सटर्नल सोर्स से जो है देंगे, इन सब चीज़ों में मिला के प्याज का रस, मधुर रस और कभी अम्ल रस मिलाकर बार बार देना चाहिए। तो देखिए बार बार देने से क्या, यहाँ व्यत्यास चिकित्सा का नाम आप सुनते होंगे, कई जगह प्रयोग होता है, गृहिणी में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यत्यास चिकित्सा। अब पूछा जाता है कि व्यत्यास चिकित्सा कहाँ की जाती है, तो ऑप्शंस अगर देंगे तो उसमें रक्तार्स जरूर रहेगा, रक्तार्स रहेगा, गृहिणी रहेगा, इस तरह से। तो हमको ध्यान रखना है कि रक्तार्स में हम व्यत्यास चिकित्सा करते हैं। व्यत्यास चिकित्सा का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को क्रम से देना है, बारी बारी से देना। इसमें क्या करते हैं हम, जो रक्त वगैरह निकल रहा है उसमें जैसे बकरे के अंतरादि का जो रक्त होता है उसमें कभी मधुर रस मिला के देंगे और कभी अम्ल रस मिला के देंगे, इस तरह से बारी बारी से देंगे। तो क्या है, जो बारी बारी से चिकित्सा करने को व्यत्यास चिकित्सा कहते हैं, बस यही ध्यान रखना है। बाकी आगे जहाँ जहाँ आएगा उसके बारे में हम बताते चलेंगे। अब ये क्या है, नवनीत घृत छागम मांसम च षष्टिक साली, वही चीज़ें हैं कि मक्खन, गोघृत, बकरे का मांस, साठी का चावल, सालीधान का चावल, ये सब जो है खाने को देना चाहिए। अर्स में वात की प्रधानता, ये इंपॉर्टेंट है। अर्स में जो वात की प्रधानता है, ये जो कोटेशन है, ये श्लोक है, ये कभी कभी एग्जाम में देखे इसका पूछते हैं कि कहाँ के लिए आया है। प्रायण वात बहुलानि अर्सानि भवन्ति रक्ते दुष्टे पिचा कपित्ते तस्माद् अनिलो अधिको गेया। क्या है इसमें कि वैसे तो अर्स में जो है तीनों दोष होते हैं, लेकिन इसमें ये वात प्रधान होता है। सभी अर्स जो होते हैं वो वात प्रधान होते हैं, सभी अर्स वात प्रधान होते हैं। अब वात प्रधान क्यों होता है, इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि रक्त के अधिक मात्रा में निकल जाने से तथा और कफ के, ये देखिए वात प्रकोपक जो कारण होते हैं वो दो कारण होते हैं। पहला तो यह है धातु क्षय होना, धातु क्षय होगा, रक्त धातु का क्षय हो रहा है तो इसमें वात का प्रकोप हो रहा है। और दूसरा होता है मार्गोरोध। तो यहाँ पे क्या कारण है, अर्स में रक्त धातु का क्षय हो रहा है, इसलिए वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें आई, पिच्छावस्थी का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। पिच्छावस्थी, पिच्छावस्थी देखिए प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव, रोजापा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम। 4 प्रकार के डिजीज में जो है पिच्छावस्थी का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर, यहाँ पर हम पिच्छावस्थी का प्रयोग करते हैं। स्नेह से द्विगुण गोधूक मिलाकर विधि पूर्वक साधित स्नेह से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वही है, अनुवासन बस्ती का प्रयोग भी यहाँ बताया गया है। अब देखिए सुनिश्रण चांगेरी घृत का प्रयोग यहाँ बताया गया है, चांगेरी घृत। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कई टर्म आते हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चव्यादि घृत का प्रयोग गुदभ्रंश में होता है और चांगेरी घृत का प्रयोग गुदभ्रंश रुजापहम, ये टर्म आता है गुदभ्रंश रुजापहम में चांगेरी घृत का प्रयोग होता है। और चव्यादि घृत का प्रयोग केवल गुदभ्रंश में होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए अर्स में व्यत्यास कर्म, वही चीज़ें जो पहले बताया गया था वही आया है। मधुर अम्ल,
व्यत्यास मतलब बारी बारी से मधुर अम्ल और शीत उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। बारी बारी से देना को कहा गया है व्यत्यास चिकित्सा। अब देखिए त्रयोविकारपरायण ये परस्पर हेत्वा अर्थास्य अतिसारस्य ग्रहणी दोषस्य एवं तस्मादि अग्निबलम रक्षम त्रिषु विशेषता। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रायः अर्थ अतिसार और ग्रहणी, प्रायः अर्थ अतिसार और ग्रहणी रोग, ये 3 रोग परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं। ये रोग अग्नि के बल का नाश होने पर ही होते हैं, अतः जठराग्नि की वृद्धि होती रहती है स्वतः। तो कहने का मतलब क्या है, अर्थ अतिसार और ग्रहणी रोग, ये 3 रोग परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं। अगर अर्थ हुआ तो अतिसार भी हो जाएगा, और अतिसार है तो ग्रहणी रोग भी हो जाएगा, परस्पर हेतु है, पहले भी हमने आपको बताया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इम्पोर्टेंट है सदा अग्नि की रक्षा के लिए थोड़ा बताया गया है इसमें। तस्मादि अग्निबलम से में त्रिषु विशेषता। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अतः इन 3 रोगों में जठराग्नि को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यहाँ किसके लिए रक्षा करने के लिए कहा है, जठराग्नि को कहा गया है। अग्नि यहाँ दिया है तो उसका रेफरेंस हम जठराग्नि से समझेंगे, जठराग्नि की को विशेषता रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अब एक कोटेशन आता है, गुल्म चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, सदा अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। सदा अग्नि की रक्षा कहाँ करनी चाहिए, गुल्म में करते हैं। अर्थ में आपत्ति क्या है, जो चीज़ें हमको नहीं खाना है, जो अन्नपान औषधि द्रव्य वायु का अनुलोमन ना करता हो तथा अग्नि के बल को ना बढ़ाता हो, और निदान स्थान में जो अर्थ निदान त्याग में जो अर्थ उत्पन्न होने के कारण बताएंगे उनका सेवन। वही सीधी सी बात है कि ऐसे हमको औषध या ऐसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए जो अग्नि को मंद करे और वायु का अनुलोमन ना करे, क्योंकि वैसे भी वायु तो वही चीज़ें हैं, वायु का अनुलोमन को बताया गया है, कोई बहुत खास नहीं है, तो जनरल चीज़ें हैं, आप खुद ही जानते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम अर्थ में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। और एक चीज़ इसमें छूट गई है, उसको भी देख लेते हैं। अर्थ के आकार पे विशेषता इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में दिया गया है, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको। तो अर्थ के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब अर्थ का स्वरूप देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी जो है कंपटीशन की दृष्टि से। तो अर्थ का स्वरूप सहज अर्थ, पहले ही हमने बताया था आपको कि ये अंतर्मुखी होते हैं। वाताज अर्थ कैसे होते हैं, ये कदम पुष्प के समान होते हैं, तुंडकेरी होते हैं, नाड़ी मुकुल होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो है सूचीमुखी होते हैं, सूचीमुखी आकृति उनकी होती है। और देखिए पित्तज अर्थ जो होते हैं वो यकृत प्रकाशानी सूक्ष्म जीव संस्थान यव मध्यान्ह जलोका वक्र सदृश। इसमें से देखिए कोई भी टर्म आपसे देखे जो है पूछ सकते हैं कि ये कौन से अर्थ का स्वरूप है। और अब आते हैं हम कफज अर्थ पे। कफज अर्थ क्या है, महामूलानि करीर पनास्ति गोस्थन कारणी। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका है गोस्तन कारणी, गोस्तन के आकार का होता है, गोस्तनाकार होता है ये कफज अर्थ। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है गोस्तनाकार। अब रक्तार्थ को देख लेते हैं, ये नेवग्रह प्रवाह के समान होता है विद्रुकस। इसमें देखिए जो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट इसमें गोस्तनकार जो होता है वो कफज अर्थ होता है, यही बार बार पूछा गया है। और जो लोग का वो सदृश वगैरह पित्तज अर्थ ये भी कभी कभी आया है, लेकिन बस इसमें केवल इम्पोर्टेंट यही गोस्तनाकार है, कफज अर्थ जो होता है वो गोस्तनाकार होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे अर्थ चैप्टर को पढ़ लिया है, जो चरक चिकित्सा स्थान का 14 चैप्टर था। अब हम जो है ग्रहणी अध्याय पढ़ेंगे।